गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम काजल चेतीवाल है और सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से हम श्री गणेश जी का नाम लेते हुए बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स का जो पेपर फर्स्ट है उसको शुरू करने वाले। फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का नाम भी आपको पता ही होगा। सेकंड पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स और थर्ड पेपर कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं। हम तो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में केवल बेसिक है कि हम इसमें पढ़ना क्या है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का हिंदी नेम है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? ऊष्मागतिकी, ऊष्मा की गति के बारे में पढ़ना होगा। इसके जैसे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से दो शब्दों से मिलकर बना है ना, यहाँ पर ही थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का अर्थ होता है ऊष्मा और डायनेमिक्स का अर्थ है गति की, यानी कि ऊष्मा की गति का अध्ययन करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम ऊष्मा की गति का यानी ऊष्मा की मोशन का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। और थर्मोडायनेमिक्स पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस है? ये पूरी की पूरी ऊष्मा के ऊपर बेस है। एक शब्द है ऊष्मा, हीट। ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स केवल इसी शब्द के ऊपर डिपेंड है, पूरी व्याख्या करती है ऊष्मा के बारे में। और ऊष्मा शब्द के ऊपर यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में मतलब इसके लॉज दे रखे यानी कि इसके नियम दे रखे। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सब आपने वैसे तो 11th में भी पढ़ रखे होंगे। फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकेंड लॉ कौन सा है ऊष्मागतिकी का, सब पढ़ रखे। अब हमें यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में भी है तो यहाँ पर भी ये पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमें ये तो पता है केवल ऊष्मा के बारे में पढ़ना है। अब सबसे बेसिक बात यहाँ पर ये है कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के बारे में पता होना चाहिए। ऊष्मा के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पर ऊष्मा शब्द से। हीट, ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं हीट। ऊष्मा क्या है अब ये पढ़ते हैं ना। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। वैसे हम जानते हैं ऊर्जा कई सारे रूपों में पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, इस तरह से ऊर्जा के वैसे तो कई सारे रूप होते हैं, उसमें से ही ऊर्जा का एक रूप है हीट। तो हीट एनर्जी की ही फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म होती है। लेकिन ऊष्मा की खास बात क्या है? ऊष्मा की खास बात ये है कि ये जो ऊष्मा है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? अगर कोई पूछे कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है तो ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कहाँ से कहाँ तक? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब मैंने आपको बताया कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। अगर ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जो एनर्जी की यूनिट है वही होगी। एनर्जी की यूनिट के बारे में हम पता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट है जूल या फिर अर्ग या फिर कैलोरी। ये सब क्या है? ये सब एनर्जी की यूनिट है। अब एनर्जी की फॉर्म ऊष्मा है तो ऊष्मा की भी यूनिट यही हो जाएंगी, जूल, अर्ग, कैलोरी। ये सभी यहाँ पर ऊष्मा की क्या है? यूनिट है। अब किसी भी निकाय को, जब निकाय तो जानते होंगे आप, निकाय क्या होता है? चल सबसे पहले तो ना हम निकाय के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ऊष्मा से आगे का बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। निकाय को इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है तो ये तो बेसिक है कि सिस्टम आपने पढ़ा होगा, 11th में भी आया होगा। सिस्टम, सराउंडिंग और एक होता है बाउंड्री। सबसे एक है निकाय और एक है सराउंडिंग। एक है सराउंडिंग और तीसरा है बाउंड्री, परिसीमा।
बाउंड्री, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सराउंडिंग मतलब वो परिवेश, हिंदी में से परिवेश कहते हैं ना। तो निकाय, परिवेश और परिसीमा क्या है, इन तीनों के बारे में अब हम पढ़ने वाले। निकाय का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस चीज़ का भी हमें स्टडी करनी होती है, जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो ही हमारे लिए निकाय है। जैसे कि छत पे पंखा घूम रहा है, अगर हमें पंखे के बारे में स्टडी करनी है तो पंखा हमारे लिए क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा। इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी पात्र में पानी भरा हुआ है, किसी पात्र में पानी भरा हुआ है। अब अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो यहाँ पर पात्र में भरा हुआ पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक निकाय हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। मतलब कि यूनिवर्स का वह भाग जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, यूनिवर्स का वह भाग जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, जिसकी हमें स्टडी करनी है वो क्या है, निकाय है। और परिवेश क्या हो जाएगा यहाँ पे कि निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का यानी कि यूनिवर्स का जितना भी शेष भाग बच रहा है वो क्या है, यहाँ पर सराउंडिंग है। और परिसीमा क्या हो जाएगी कि वह भाग जिससे हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ये सिस्टम है और सिस्टम के बाहर जो आगे का भाग है सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो रेखा अलग करती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है कि किसी पात्र में पानी भरा है, तो यहाँ पर हम पानी के ऊपर स्टडी करेंगे तो इस पात्र में भरा हुआ पानी है हमारे लिए तो सिस्टम है। इसके अलावा, इस सिस्टम के अलावा जो पूरी यूनिवर्स का जो जितना भी भाग है वो सब क्या हो जाएगा, परिवेश है, सराउंडिंग है। और जिस लाइन की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये सीमा किसके, सिस्टम की, और इसके बाद की परिवेश की है, तो उस वाली लाइन को यानी कि निकाय और परिवेश की जो विभाजन रेखा है उस विभाजन रेखा को हम क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। तो निकाय के बारे में हमें ये तो पता चल गया निकाय क्या है, जिसकी भी हमें स्टडी करनी है वो ही हमारे लिए निकाय है। एक बात और हम हीट के बारे में ये पढ़ लेते हैं कि किसी भी सिस्टम को जब हम ऊष्मा देते हैं, किसी भी सिस्टम को जब ऊष्मा दी जाती है तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। हमें ऊष्मा का प्रवाह का तो पता है ना कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, है ना। तो जब भी अब इसमें हम किसी भी सिस्टम को जब हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ये देख सकते हैं कि जब भी हम, जैसे कि गैस पे हम हमारे घरों में देखते हैं, गैस पे जब भी हम किसी पात्र में पानी लेकर उसे गर्म करने के लिए रखते हैं तो पानी को गर्म करने का मतलब उसे ऊष्मा ही दी जा रही है। तो जब भी पानी को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब कि किसी भी पदार्थों को ऊष्मा दी जा रही है तो ऊष्मा देने पर उसकी टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब है किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा जब वो पानी गर्म हो जाता है, ऊष्मा देने पर वो उस पानी के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है और वो पानी गर्म हो जाता है। अब उस पानी को हम निकाल कर बाहर रख देते हैं और उस पानी को बाहर निकाल के जब हम बाहर रखेंगे तब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और उसमें से ऊष्मा क्या होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है। अब जैसे जैसे ऊष्मा उत्सर्जित होने लगेगी वो पानी ठंडा होता जाएगा और वो पानी जैसे ठंडा होता जाएगा मतलब उसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो ऊष्मा, जब भी किसी निकाय से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होने पर उस निकाय के टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। यानी किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी और ऊष्मा जब उससे उत्सर्जित होगी तो टेम्परेचर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो अगर कोई पूछ ले कि टेम्परेचर क्या है, ताप किसे कहते हैं, तो ताप किसे बताएंगे हम? ताप का मतलब है, ताप किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब भौतिक गुण होता है। मतलब है कि किसी भी, जैसे कोई पदार्थ है उसको हम हाथ लगाते हैं और हाथ लगा पे हमें पता चलता है अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। और अगर किसी पदार्थ को हाथ लगाने पर हम ये महसूस करते हैं कि उसका टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा गर्म है
तो इसका मतलब क्या है, वो गर्म, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर तो केवल किसी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिससे उस पदार्थ के हमें गर्म और ठंडे होने के बारे में पता चलता है। और एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि ना, अगर कोई भी दो सिस्टम है, अगर उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है ना, हाँ, तो दो पदार्थ उनका टेम्परेचर अगर सेम है, T1 और T2 अगर बराबर है, तो अगर दो सिस्टम है उनका टेम्परेचर बराबर है, तो इसका मतलब है उनमें ऊष्मा की मात्रा भी बराबर होगी, यानी कि ऊष्मा भी इनमें दोनों में कैसी होगी, समान होगी। ये दोनों सिस्टम है, दोनों निकाय, इन निकायों का अगर ताप बराबर है, तो इसका मतलब इनमें ऊष्मा की मात्रा भी बराबर होगी। लेकिन अगर दो निकायों का ताप बराबर है, और तब अगर ये पूछा जाए कि हमें दो निकाय दे दी, जैसे कि निकाय ए और निकाय बी, और ये कह दिया जाए कि इन दोनों निकायों की ऊष्मा बराबर है, इन दोनों निकायों में ऊष्मा की मात्रा बराबर है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इनका टेम्परेचर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, हम मैथ में पढ़ते हैं ना, इम्प्लाइज डैट, और एक ये इम्प्लाइज डैट इन इम्प्लाइड वाली, वो वाली कंडीशन लग रही है कि अगर दो सिस्टम है, उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर अगर बराबर है, तो इसका मतलब है उसमें ऊष्मा की मात्रा समान होगी। लेकिन अगर दोनों निकायों में ऊष्मा की मात्रा समान है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका टेम्परेचर भी बराबर हो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हो उसमें गति की, आप साम्यावस्था की बात करते हो, उसमें साम्यावस्था की, कोई भी दो निकाय, उन दोनों निकायों के साम्य में होने का क्या मतलब है। दोनों निकायों के साम्य में होने का मतलब है कि उसमें ऊष्मा की मात्रा समान है, यानी कि उनका टेम्परेचर बराबर हो जाए, उसी तो उसमें साम्यावस्था कहते हैं। तो ये बेसिक है ये।